नमस्कार। आइए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो भारतीय समाज और हमारे इतिहास की सबसे गहरी और शायद सबसे जटिल सच्चाई है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसने सदियों से तय किया है कि लोग कौन हैं, उन्हें क्या अवसर मिलेंगे और उनका जीवन कैसा होगा। आज के इस विश्लेषण में हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर इसकी बुनियाद पड़ी कैसे, वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए और सबसे जरूरी बात, इसने इंसान के मनोवैज्ञानिक ढांचे पर क्या असर डाला है। हमारा मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और ऐतिहासिक नजरिए से बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस सच्चाई को गहराई से समझना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा रुक कर विचार करते हैं। क्या कोई भी समाज सच में पूरी तरह विकसित हो सकता है जब उसका इतिहास इंसानों को बांटने पर टिका हो? ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है। ये सवाल हमें मानव गरिमा और सामाजिक विकास के बिल्कुल मूल मुद्दों से जोड़ता है। ये हमारे आज और आने वाले बेहतर कल के बारे में एक बहुत जरूरी आत्मनिरीक्षण है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इस विश्लेषण को 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इसकी उत्पत्ति और विकास। दूसरा, औपनिवेशिक दौर यानी कॉलोनियल हार्डनिंग। तीसरा, इसका मनोवैज्ञानिक बोझ। चौथा, गरिमा के लिए उठे आंदोलन। पांचवा, हमारा संविधान और समानता। और आखिर में आधुनिक भारत की बदलती वास्तविकताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन। अब देखिए, इस पदानुक्रम या हायरार्की की शुरुआत को समझने के लिए हमें थ्योरी और ज़मीनी हकीकत दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। हम अक्सर वर्णा और जाति शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है। वर्णा, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, वो एक सैद्धांतिक ढांचा था, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शुरुआत में इसका आधार व्यक्ति का काम था। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी, जो लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी को सच में तय करती थी, वो थी जाति। जाति व्यवस्था स्थानीय लेवल पर काम करती थी, और ये पूरी तरह से जन्म और अपनी ही बिरादरी में शादी करने पर टिकी थी। जातियां 4 नहीं थी, बल्कि हजारों में थीं। तो समझने वाली बात यह है कि वर्णा एक ढांचा था, जबकि जाति वो रियलिटी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगी चलाती आई। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, द कॉलोनियल हार्डनिंग। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर समाज का ये ढांचा इतना कठोर कैसे हो गया कि बदलाव की गुंजाइश ही लगभग खत्म हो गई। देखिए, 1500 बीसी के आसपास वैदिक वर्णा कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन असली और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश प्रशासन के आने से पहले भारत में जातियां थोड़ी लचीली या फ्लूइड हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों को भारत की इस भीड़ और जटिल आबादी को कंट्रोल करना था, समझना था, तो उन्होंने सेंसस डेटा यानी जनगणना का इस्तेमाल किया। और इसका नतीजा, उन्होंने इन फ्लूइड आइडेंटिटीज को एक सख्त, रिजिड, ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में बंद कर दिया। जो पहचान पहले हालात के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती थी, उसे अब सरकारी कागजों में हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया गया। और इस कॉलोनियल पॉलिसी का सबसे भयानक अंजाम 1871 में सामने आया। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति के तहत क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया। इस एक कानून ने लगभग 237 जातियों को जन्मजात अपराधी या हेरिडिटरी क्रिमिनल्स घोषित कर दिया। जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर पुलिस की निगरानी में डाल दिया गया। इस एक कदम ने ऐसी व्यवस्थागत असमानता और एक ऐसा स्टिग्मा पैदा किया जिसका मनोवैज्ञानिक बोझ इन समुदायों को सदियों तक झेलना पड़ा। ये हमें लाता है तीसरे भाग पर, द साइकोलॉजिकल बर्डन, वो अदृश्य घाव जो बाहर से नहीं दिखते। जब हम साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक असर की बात करते हैं, तो हम इस व्यवस्था की सबसे दर्दनाक हिस्से को छूते हैं। आज की आधुनिक साइकोलॉजी स्पष्ट रूप से मानती है कि कास्ट सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं है, ये एक क्लिनिकल रियलिटी भी है। सदियों से चला आ रहा भेदभाव इंसान के जहन पर, उसके आत्मविश्वास पर ऐसे घाव करता है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देते। आइए देखते हैं कि आइडेंटिटी पर आधारित ये भेदभाव हमारी आंतरिक दुनिया को कैसे बदल देता है। रिसर्च दिखाती है कि हाशिए पर रखे गए समुदायों में एपिजेनेटिक ट्रॉमा और क्रॉनिक स्ट्रेस पाया जाता है। इसका मतलब है कि भेदभाव का तनाव और हिंसा जेनेटिक्स के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। इसके अलावा सदियों तक मुख्य धारा से बाहर रखे जाने की वजह से लर्न्ड हेल्पलेसनेस आती है।
एक ऐसी निराशा जहां लगने लगता है कि कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्फ एक तरफ नहीं है। हाई कास्ट्स के अंदर भी एक अलग तरह का प्रेशर होता है। साइकोलॉजी में इसको ब्लैक शीप इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे दूसरी जाति में शादी करना, तो उसे अपने ही ग्रुप से निकाल दिया जाता है ताकि ग्रुप की सो कॉल्ड प्योरिटी बनी रहे। दोनों ही स्थितियों में लोगों ने अपने बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को बहुत गहराई तक इंटरनलाइज कर लिया है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मूवमेंट्स फॉर ह्यूमन डिग्निटी। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की कहानियां भी हैं। इन व्यवस्थाओं को कभी भी चुपचाप स्वीकार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए पेरियार ईवी रामासामी का 1925 का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस आंदोलन ने तर्कसंगता यानी रीजन को जन्म से ऊपर रखा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आत्मसम्मान के साथ जिए और अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा लें। उस दौर में ये बहुत ही बोल्ड और क्रांतिकारी कदम था। उनका मानना बड़ा सीधा था, मानव की गरिमा उसके कर्म, उसकी शिक्षा और उसकी तर्कशीलता से तय होती है, ना कि किसी खास जाति में पैदा होने से। अगर हम भारत के आज़ादी के संग्राम को देखें तो इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक बहुत ही गहन विमर्श हुआ था। दोनों का लक्ष्य एक बेहतर समाज था, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। गांधी जी का मानना था कि समाज में बदलाव नैतिक सुधार यानी मोरल रिफॉर्म से आना चाहिए। वो चाहते थे कि लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करें और खुद आगे आकर इस प्रथा को छोड़ें। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था। उनका मानना था कि जब तक इस पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम को कानून और पॉलिटिकल राइट्स के जरिए तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक असल बदलाव नहीं आएगा। वो सिर्फ नैतिकता पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। ये हमारे इतिहास के सबसे जरूरी और इंटेलेक्चुअली रिच डिबेट्स में से एक हैं। चलिए अब पांचवें भाग की तरफ चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मेरिट एंड इक्वालिटी। आज़ाद भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर की वही विश्लेषणात्मक सोच साफ दिखाई देती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 17 ने छुआछूत को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, सब्सटेंसिव इक्वालिटी यानी मूलभूत समानता। देखिए, इसका अर्थ सिर्फ सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं है। अगर दो लोगों की शुरुआत एक ही स्टार्टिंग लाइन से नहीं हो रही है, एक को सदियों से शोषण मिला है और एक सदियों से आगे है, तो उनके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने से असल फेयरनेस नहीं आएगी। असल समानता तब आती है जब हम ऐतिहासिक नुकसान को पहचानें और उसकी भरपाई के लिए ठोस कदम उठाएं। और यही अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण के पीछे की बुनियादी फिलॉसफी है। और जब इस अफर्मेटिव एक्शन को व्यापक पैमाने पर लागू करने की बात आई, तब मंडल कमीशन ने एक बड़ा रोल निभाया। इस कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण की सिफारिश की। मकसद यही था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। इस फैसले ने देश में एक लंबी और गहन बहस छेड़ दी। एक तरफ ऐतिहासिक न्याय या हिस्टोरिकल जस्टिस का तर्क है, वहीं दूसरी तरफ प्योर मेरिटोक्रेसी पर उठते सवाल। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डिबेट है जिसे समझने के लिए हमें भावनात्मक रूप से बहुत मैच्योर होने की जरूरत है। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे भाग पर, मॉडर्न इंडियाज चेंजिंग रियलिटीज। इन तमाम ऐतिहासिक उतार चढ़ाव, कानूनी सुधारों और आंदोलनों के बाद आज का आधुनिक भारत कहाँ खड़ा है? आज हमें एक डुअल रियलिटी दिखती है। एक तरफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के चलते पारंपरिक सीमाएं धुंधली हो रही हैं। शहरों में लोग एक दूसरे के बैकग्राउंड से ज्यादा उनकी क्षमता और स्किल्स को महत्व देने लगे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्हें आज भी पारंपरिक विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे आश्वासक बात यह है कि आज के दलित और पिछड़े छात्र शिक्षा और आत्मविश्वास के जरिए पुराने स्टेरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं। उनका विश्वविद्यालयों में आगे आना, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना और अपनी नई जगह बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज की नई पीढ़ी पिछली पीढ़ियों के बोझ को पीछे छोड़कर आइडेंटिटी को एक नए और पॉजिटिव ढंग से डिफाइन कर रही है। तो अंत में बात वहीं घूम कर आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या हमारा आधुनिक समाज इन पुराने विभाजनों से पूरी तरह ऊपर उठकर असल एकता और समान मानव गरिमा की ओर बढ़ सकता है? इसका जवाब सिर्फ किसी सरकारी सिस्टम के पास नहीं है। ये हमारी बदलती सोच, एम्पैथी और जागरूकता पर निर्भर करता है। हमने देखा कि कैसे इतिहास ने इंसानों को बांटा और कैसे शिक्षा और संविधान ने हमें एक नई उम्मीद दी। शिक्षा सिर्फ करियर बनाने के लिए नहीं होती, ये समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा।
अगर ऐसे ही तर्कसंगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर ये डीपली रिफ्लेक्टिव चर्चाएं पसंद आती हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विश्लेषण को शेयर ज़रूर करें। थिंक विद रवि चौहान के इस गहन सफ़र में अपना वक्त देने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।